हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू चैनल। आज हम क्लास 10th हिस्ट्री का चैप्टर 1 द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप डिटेल में पढ़ने वाले हैं। जब हम वर्ड नेशन सुनते हैं तो हम इंडिया, फ्रांस, जर्मनी जैसे देशों के बारे में सोचते हैं। लेकिन क्या नेशन हमेशा से एग्जिस्ट करता था? क्या यूरोप हमेशा कंट्रीज में डिवाइड था? इस चैप्टर में हम समझेंगे कि यूरोप में नेशनलिज्म का राइज कैसे हुआ। इसका राइज हुआ नेशनलिज्म का। ठीक है। तो कैसे लोगों ने अपने आप को एक नेशन के रूप में देखना शुरू किया, और कैसे लैंग्वेज, कल्चर, हिस्ट्री और सिंबल्स ने नेशनल आइडेंटिटी बनाई। नेशनलिज्म का मतलब होता है अपने देश के लिए एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग, बिलोंगिंग। ठीक है। ये फीलिंग एक दिन में डेवलप नहीं हुई, बल्कि एक लॉन्ग हिस्टोरिकल प्रोसेस का रिजल्ट है। ठीक। सो यूरोप बिफोर नेशनलिज्म। 18th सेंचुरी से पहले यूरोप का मैप बिल्कुल आज जैसा नहीं था। यूरोप छोटे छोटे किंगडम्स, डचीज और एम्पायर्स में डिवाइडेड था। लोग अपने आप को फ्रेंच, जर्मन या इटालियन नहीं कहते थे। वो अपने रूलर्स के नाम से पहचाने जाते थे। लॉयल्टी नेशन के लिए नहीं, बल्कि किंग या एम्परर के लिए होती थी। फॉर एग्जाम्पल, ऑस्ट्रिया, हंगरी अंपायर में अलग अलग लैंग्वेजेस बोलने वाले लोग रहते थे। फ्रांस, जर्मनी और इटली जैसे कंट्रीज तब यूनिफाइड नहीं थी, इसलिए नेशनलिज्म का आइडिया बिल्कुल नया था। चालू करते हैं। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड नेशनलिज्म। ठीक है। ये कंसेप्ट कब का है? 1789 का। सो नेशनलिज्म का सबसे स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट फ्रेंच रिवॉल्यूशन ऑफ 1718 के 89 के बाद दिखाई दिया। फ्रेंच रिवॉल्यूशन से पहले फ्रांस एक मोनार्की था। क्या था? मोनार्की। ध्यान देते रहो। जहाँ किंग के पास एब्सोल्यूट पावर थी। एब्सोल्यूट पावर थी। कॉमन पीपल के पास कोई पॉलिटिकल राइट्स नहीं थे। फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने ये आइडिया दिया कि पावर किंग के हाथ में नहीं, बल्कि लोगों के हाथ में होनी चाहिए। किसके? लोगों के हाथ में। रिवॉल्यूशन के बाद कंसेप्ट आए। कौन से कंसेप्ट आए? याद रखो, इंपॉर्टेंट है। इक्वालिटी, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी। ये सेम वर्ड्स आपने कहीं पढ़े रहेंगे। ठीक है। फ्रांस में पहली बार लोगों ने अपने आप को सिटीजन माना, सब्जेक्ट नहीं। ट्राई कलर फ्लैग, नेशनल एंथम और नेशनल फेस्टिवल इंट्रोड्यूस किए गए। इस रिवॉल्यूशन ने यूरोप के बाकी कंट्रीज को भी इंस्पायर किया। ठीक है। फिर आया हमारा द नेपोलियन कोड। नेपोलियन बोनापार्टे ने फ्रेंच रिवॉल्यूशन के आइडिया को यूरोप से अलग अलग पार्ट्स में स्प्रेड किया। 1804 में नेपोलियन कोड इंट्रोड्यूस हुआ। इस कोड ने इक्वालिटी बिफोर लॉ, एबॉलिशन ऑफ फ्यूडल सिस्टम और फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन जैसे रिफॉर्म्स लाए। इससे पीजेंट्स और मिडिल क्लास को बेनिफिट हुआ। लेकिन जो नेपोलियन का रूल था वो था ऑथोरिटेरियन। ऑथोरिटेरियन। ठीक है। जहाँ नेपोलियन ने रिफॉर्म्स लाए, वही उन्होंने यूरोप पर फ्रेंच कंट्रोल भी इम्पोज किया। इस वजह से नेशनलिज्म एक एंटी फ्रेंच मूवमेंट भी बन गया। आइडिया ऑफ लिबरलिज्म। नेशनलिज्म के साथ साथ लिबरलिज्म का भी आइडिया डेवलप हुआ। लिबरलिज्म का मतलब होता है इंडिविजुअल फ्रीडम, इक्वलिटी बिफोर लॉ और रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। लिबरल्स चाहते थे कि रूलर्स कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करें और लोगों को पॉलिटिकल राइट्स मिले। इकोनॉमिक लिबरलिज्म फ्री ट्रेड और मार्केट फ्रीडम को प्रमोट करता था। मिडिल क्लास लिबरल्स फ्यूडल रेस्ट्रिक्शंस के अगेंस्ट थे। लेकिन वुमेन और पुअर लोगों को पॉलिटिकल राइट्स नहीं दिए गए, जो लिबरलिज्म का एक मेजर लिमिटेशन था। क्या था? लिमिटेशन। फिर हम देखेंगे कल्चरल नेशनलिज्म। ओके। नेशनलिज्म सिर्फ पॉलिटिकल मूवमेंट नहीं था, बल्कि कल्चरल मूवमेंट भी था। लैंग्वेज, फोक सॉन्ग, फोक टेल्स और ट्रेडिशंस के थ्रू नेशनल आइडेंटिटी क्रिएट की गई। जर्मन फिलोसोफर जिनका नाम था, क्या था? जॉन गॉटफ्राइड हर्डर ने कहा कि ट्रू जर्मन कल्चर लोगों के फोक ट्रेडिशन में छुपी है। ब्रदर्स ग्रिम ने जर्मन फोक टेल्स कलेक्ट की, जिससे लोग अपनी शेयर्ड हिस्ट्री फील कर सकें। इस तरह कल्चर नेशनलिज्म का पावरफुल टूल बना। हम देखेंगे यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी।
जर्मनी पहले 39 स्टेट्स में डिवाइडेड था। कितने? 39 स्टेट्स में डिवाइडेड थे। ये स्टेट है, इसके इतने 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 जो पार्ट्स थे। ठीक है, आ रहा है समझ? ठीक है। सो मिडिल क्लास ने यूनिटी का सपोर्ट किया, लेकिन रूलर्स अपोज करते थे। रशिया के चीफ मिनिस्टर ओटो वॉन बिस्मार्क, कौन? ओटो वॉन बिस्मार्क ने मिलिट्री पावर और डिप्लोमेसी के थ्रू जर्मनी को यूनिफाई किया। उसी तरह अपने इंडियन बिस्मार्क को ने, मुझे आप कन्वर्सेशन में बताना, 3 वॉर्स, ठीक है, कौन सी? डेनमार्क, ऑस्ट्रिया और फ्रांस के अगेंस्ट जीते गए। 1871 में जर्मनी यूनिफाइड हो गया और प्रूशिया किंग को जर्मन एम्पायर डिक्लेयर किया गया। फिर देखते हैं उसी में यूनिफिकेशन ऑफ इटली। इटली भी पहले अलग अलग स्टेट्स में डिवाइडेड थी। इटालियन लैंग्वेज बोलने वाले लोग भी पॉलिटिकल यूनिटी नहीं रखते थे। गिुसेप्पे मज़ाइनी ने इटली की यूनिफिकेशन को, इसमें क्या लिखा है, क्या चल मिल गया था, वेट, हाँ, क्या नाम है उनका? गिुसेप्पे। इन्होंने इटली की यूनिफिकेशन के लिए रिवॉल्यूशनरी आइडिया स्प्रेड की। काउंट केवोर, ठीक है, काउंट केवोर ने डिप्लोमेसी का यूज किया। गिुसेप्पे गैरिबल्डी ने मिलिट्री एक्शन के थ्रू सदर्न इटली को यूनिफाई किया। 1861 में इटली एक यूनिफाइड नेशन बन गई। फिर हम देखेंगे स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। ब्रिटेन का यूनिफिकेशन पीसफुल था। इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और आयरलैंड को मिलिट्री और पॉलिटिकल पावर के थ्रू यूनिफाई किया गया। इसके थ्रू? मिलिट्री, पॉलिटिकल के थ्रू किया गया। कल्चर, इंग्लिश कल्चर डोमिनेट करने लगा। गैलिक लैंग्वेज और आयरिश कल्चर को सप्रेस किया गया। इससे हम पता चलता है कि नेशनलिज्म हमेशा हमेशा पॉजिटिव नहीं होता। ठीक है, आखिरी में अपने को क्या आइडिया हुआ? नेशनलिज्म ने यूरोप का पॉलिटिकल मैप कंप्लीटली चेंज कर दिया। लोग अपनी आइडेंटिटी को नेशन से जोड़ने लगे। फ्रेंच रिवॉल्यूशन से शुरू हुआ नेशनलिज्म, जर्मनी और इटली के यूनिफिकेशन तक पहुंचा। ये चैप्टर हमें सिखाता है कि नेशन नेचुरली नहीं बनते, बल्कि हिस्ट्री के थ्रू बनते हैं। चलो, यहाँ पर हमारा चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट होता है। ठीक है, थैंक यू गाइस, अगर पसंद आया। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 हिस्ट्री का चैप्टर 2, जिसका नाम है नेशनलिज्म इन इंडिया। तो ये क्या हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलो। यूरोप में नेशनलिज्म किंग्स और एम्पायर्स के अगेंस्ट डेवलप हुआ था, लेकिन इंडिया में नेशनलिज्म एक कॉलोनियल पावर था। कौन सा पावर था बच्चा पार्टी? कॉलोनियल पावर। ठीक है, यानी ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट डेवलप हुआ। इंडिया में नेशनलिज्म सिर्फ पॉलिटिकल मूवमेंट नहीं था, बल्कि एक इमोशनल स्ट्रगल भी था, एक इकोनॉमिकल स्ट्रगल भी था, और एक सोशल स्ट्रगल भी था। ठीक है, आ रही है बात समझ? आनी ही चाहिए। ठीक है, ब्रिटिश रूल एक के अंडर इंडिया सिर्फ रूल नहीं हो रहा था, बल्कि एक्सप्लॉइट हो रहा था। लोगों के पैसा, रिसोर्सेस और डिग्निटी, सब कुछ चला जा रहा था। इसी एक्सप्लॉयटेशन ने इंडियंस को सोचने पर मजबूर किया कि हम एक अलग नेशन है और हमें अपनी फ्रीडम चाहिए। क्या चाहिए? फ्रीडम चाहिए। सो इस चैप्टर का सेंटर कौन है? महात्मा गांधी जी है। लेकिन चैप्टर सिर्फ गांधी जी की कहानी नहीं है। ये चैप्टर आम किसान, मजदूर, ट्राइबल, औरत और स्टूडेंट, सबकी कहानी है। चलो, चालू करें? चालू करते हैं। सो इंडिया अंडर ब्रिटिश रूल। पहले बैकग्राउंड देख लेते हैं कैसा क्या है। ठीक है, सो ब्रिटिश रूल के टाइम इंडिया की इकोनॉमी कंप्लीटली ब्रिटिश इंटरेस्ट के लिए यूज हो रही थी। जो इंडियन रॉ मटेरियल्स है, एक सेकेंड, जो इंडियन रॉ मटेरियल्स है वो ब्रिटेन भेजा जाता था। वहाँ फैक्ट्रीज में गुड्स बनाते थे, और फिर वही गुड्स इंडिया में महंगे दाम पर बेचे जाते थे। इस प्रोसेस की वजह से इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स, कौन सा? इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स और इंडस्ट्रीज डिस्ट्रॉय हो गई। वीवर्स, आर्टिशंस और क्राफ्ट्समैन बेरोजगार हो गए। फार्मर्स की सिचुएशन भी बहुत बुरी थी। उनसे हैवी लैंड रिवेन्यू लिया जाता था, चाहे फसल हो या ना हो। अगर फार्मर टैक्स नहीं दे पाते तो उसकी जमीन छीन ली जाती थी। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद सिचुएशन और खराब हो गई। प्राइसेस बढ़ गए, टैक्सेस इंक्रीज हो गए, और लोगों की परचेसिंग पावर गिर गई। सोल्जर्स को जबरदस्ती आर्मी में भर्ती किया गया। इस बैकग्राउंड में नेशनलिज्म ने शेप लेना शुरू किया। फिर देखिए गांधी जी एंड द आइडिया ऑफ सत्याग्रह।
महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका में अपने स्ट्रगल के बाद इंडिया आए। उन्होंने सत्याग्रह का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया। सत्याग्रह का मतलब होता है सत्य की शक्ति। किसकी? सत्य की शक्ति। इसमें वॉयलेंस की कोई जगह नहीं थी। गांधी जी का मानना था कि इनजस्टिस के अगेंस्ट लड़ने के लिए फिजिकल पावर नहीं, बल्कि मोरल पावर ज्यादा इफेक्टिव होता है। गांधी जी ने सबसे पहले लोकल मूवमेंट के थ्रू लोगों का भरोसा जीता। चंपारण में इंडिगो फार्मर्स को फोर्स किया जाता था नील उगाने के लिए। गांधी जी ने उनके साथ सत्याग्रह किया और सिस्टम को चैलेंज किया। फिर अहमदाबाद मिल वर्कर्स के लिए गांधी जी ने बेटर वेजेस के लिए स्ट्रगल किया। पहले कहाँ किया? चंपारण। ठीक है। सेकंड कहाँ गया? अहमदाबाद। याद रखो बचावटी। पहले चंपारण फिर अहमदाबाद। ठीक है। इधर बीच में खेड़ा भी है। ठीक है। तो खेड़ा में क्रॉप फेलियर के बाद फार्मर से टैक्स लिया जा रहा था। गांधी जी ने टैक्स रिलैक्सेशन के लिए मूवमेंट किया। इन मूवमेंट्स ने लोगों को ये रियलाइज करवाया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को चैलेंज किया जा सकता है। ठीक है। इसका पहले सीक्वेंस याद करो। चंपारण है पहले, फिर अहमदाबाद है, फिर खेड़ा है, यहाँ ऊपर नीचे हो गया। कहीं कहीं यार ये सीक्वेंस है, कहीं कहीं इसका सीक्वेंस है, तो इसको याद करो तुम। चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा। ठीक है। किससे रिलेटेड है? इंडिगो, क्रॉप और टेक्सटाइल वर्कर से रिलेटेड है। ठीक है। फिर आता है रॉलेट एक्ट एंड जालियन वाला बाग। पहले इसको देख लेते हैं, रॉलेट एक्ट। ठीक है। सो 1919 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रॉलेट एक्ट पास किया। 1919 में इस एक्ट के अंडर गवर्नमेंट किसी भी इंडियन को बिना ट्रायल जेल में डाल सकती थी। इस एक्ट के खिलाफ पूरे देश में प्रोटेस्ट हुआ। इस बीच अमृतसर में, कहाँ पर? अमृतसर में जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ। जनरल डायर जनरल डायर ने बिना वार्निंग दिए पीसफुल क्राउड पर फायरिंग करवा दी। हंड्रेड्स ऑफ लोग मारे गए। इस इंसिडेंट ने इंडियंस के मन से ब्रिटिश रूल के लिए जो थोड़ा सा रिस्पेक्ट बचा था वो भी खत्म कर दिया। फिर आया हमारा एनसीएम, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। कब आया? 1920। गांधी जी ने 1920 में एनसीएम स्टार्ट किया। इस मूवमेंट का एम था ब्रिटिश रूल को कॉपरेट ना करके वीक बनाना। लोगों से कहा गया ब्रिटिश स्कूल्स और कॉलेजेस छोड़ दो, ब्रिटिश कोर्ट्स का बॉयकॉट करो, फॉरेन गुड्स मत खरीदो और खादी पहनो। क्या पहनो? खादी। ठीक है। खादी और चरखा सिर्फ क्लॉथ नहीं थे, बल्कि सेल्फ रिलायंस का सिंबल था। मूवमेंट ने अर्बन और रूरल दोनों एरियाज में दो एरियाज को इन्वॉल्व किया। स्टूडेंट्स, टीचर, लॉयर्स और ट्रेडर्स सब इस मूवमेंट का हिस्सा बने। लेकिन 1922 में चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ जहां प्रोटेस्ट वायलेंट हो गया। गांधी जी ने मूवमेंट विड्रॉ कर लिया, क्योंकि उनके लिए अहिंसा सबसे इम्पोर्टेंट है। फिर देखेंगे डिफरेंट ग्रुप्स। ठीक है। फिर अपन डिफरेंट ग्रुप्स, डिफरेंट रीजंस। ठीक है। नेशनल मूवमेंट में हर ग्रुप का अपना रीजन था। किसान जमींदारी सिस्टम किसान जमींदारी सिस्टम में हर ग्रुप, सॉरी, हाँ, किसान जमींदारी सिस्टम और हाई टैक्सेस के अगेंस्ट लड़ रहा था। ट्राइबल अपने फॉरेस्ट और ट्रेडिशनल राइट्स चाहते थे। वर्कर्स बेटर वेजेस और वर्किंग कंडीशन चाहते थे। वुमेन घर की बाउंड्री से बाहर आकर नेशनल मूवमेंट का हिस्सा बन रही थी। इससे पता चलता है कि नेशनलिज्म एक सिंगल आइडिया नहीं था। हर ग्रुप में अपनी अपनी प्रॉब्लम्स को नेशनलिज्म के साथ जोड़ा। फिर आता है सीडीएम। 1930 में गांधी जी ने सीडीएम स्टार्ट किया, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। इस मूवमेंट का सिंबल बना दांडी मार्च। क्या बना? दांडी। गांधी जी ने सॉल्ट लॉ तोड़ा क्योंकि नमक हर इंसान का बेसिक नीड थी। सॉल्ट टैक्स ब्रिटिश एक्सप्लोरेशन का सिंबल था। लोगों ने ब्रिटिश लॉ को ओपनली तोड़ना शुरू किया। गवर्नमेंट ने रिप्रेशन में यूज किया। थाउजेंड्स ऑफ लोग जेल गए। गांधी जी भी अरेस्ट हुए। फिर हम देखेंगे सिंबल्स, कल्चर और नेशनल आइडेंटिटी। नेशनलिज्म को स्ट्रांग बनने के लिए कल्चर का यूज किया गया। भारत भारत माता की इमेज, फोक सॉन्ग्स, ट्राई कलर फ्लैग्स और नेशनल फेस्टिवल ने लोगों को इमोशनली कनेक्ट किया। नेशनलिज्म सिर्फ पॉलिटिकल नहीं रहा, बल्कि कल्चर मूवमेंट बन गया। ठीक है। अब इसमें कुछ लिमिटेशंस हैं और
इंटरनल डिफरेंसेस है। सो नेशनल मूवमेंट सब प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाया, जैसे कि दलित्स, माइनॉरिटीज और वुमेन के इश्यूज पूरी तरह एड्रेस नहीं हुए। कम्युनल टेंशंस बढ़ने लगी। मुस्लिम लीग्स और कांग्रेस के बीच डिफरेंसेस ग्रो करने लगे। ये सब लेटर पार्टीशन का रीजन बना। सब आखिरी में नेशनलिज्म इन इंडिया एक लॉन्ग, पेनफुल और इंस्पायरिंग स्ट्रगल था। इस मूवमेंट ने कॉमन इंडियंस को पॉलिटिक्स का हिस्सा बना दिया। लोग अपनी आइडेंटिटी को समझने लगे। इस चैप्टर से हमें ये सीखने मिलता है कि फ्रीडम सिर्फ लीडर्स की वजह से नहीं मिलता, बल्कि आम लोगों के सेक्रीफाइस से मिलता है। ठीक है, चलो यहाँ पर हमारा सेकंड चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ आया और याद भी हो गया रहेगा फैक्ट्स वगैरह। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम क्लास 10 हिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है द मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड। क्या नाम है? द मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड। आज हम जिस दुनिया में रहते हैं वो एक ग्लोबल वर्ल्ड है। ऐसी दुनिया जहाँ चीजें एक कंट्री में बनती है, दूसरी कंट्री में बेची जाती है और तीसरी कंट्री में उसे यूज होती है। आज हम जो मोबाइल फोन यूज करते हैं वो चाइना में बन रहा होता है। जो शूज हम पहनते हैं हो सकता है वो वियतनाम से आया हो। जो चॉकलेट हम खाते हैं वो स्विट्जरलैंड से आई हो। इसका मतलब यह है कि दुनिया के अलग अलग देश आपस में कनेक्टेड है। इसी कनेक्शन को हम कहते हैं ग्लोबलाइजेशन। लेकिन ये ग्लोबलाइजेशन कोई आज का कंसेप्ट नहीं है या कोई मॉडर्न इन्वेंशन नहीं है। ग्लोबलाइजेशन एक लॉन्ग हिस्टोरिकल प्रोसेस है जो सदियों पहले शुरू हुआ था। इस चैप्टर में हम ये समझने वाले हैं कि दुनिया धीरे धीरे कैसे एक ग्लोबल वर्ल्ड बनती जा रही है। यहाँ से ये, यहाँ से ये, यहाँ पर। ठीक है, क्या बनती जा रही है? ग्लोबल वर्ल्ड। ठीक है। तो इस प्रोसेस में ट्रेड, टेक्नोलॉजी, माइग्रेशन और वॉर्स का क्या रोल है और इसका इंडिया पर क्या इम्पैक्ट पड़ा। सबसे पहले हम देखेंगे मीनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन। सबसे पहले हम समझते हैं कि ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है। ग्लोबलाइजेशन का सिंपल मतलब है दुनिया के अलग अलग कंट्रीज का आपस में कनेक्टेड हो। जब एक कंट्री दूसरी कंट्री से ट्रेड करती है, जब लोग एक देश से दूसरे देश में जाकर काम करते हैं, जब पैसा और इन्वेस्टमेंट बॉर्डर्स क्रॉस करते हैं और जब आइडियाज और टेक्नोलॉजी स्प्रेड होती है, तब ग्लोबलाइजेशन होता है। ग्लोबलाइजेशन के चार मेन एस्पेक्ट्स हैं। कितने? चार। पहला क्या है? गुड्स का मूवमेंट। दूसरा, लोगों का मूवमेंट। तीसरा, कैपिटल या पैसों का फ्लो। और चौथा, टेक्नोलॉजी और आइडियाज का एक्सचेंज। जब ये सब चीजें एक साथ होती है तो दुनिया एक ग्लोबल वर्ल्ड बन जाती है। चलो, अब हम चलते हैं प्री मॉडर्न वर्ल्ड में, यानी 1500 से पहले के समय में। इस समय टेक्नोलॉजी ज्यादा डेवलप नहीं थी, ट्रांसपोर्ट स्लो था, कम्युनिकेशन मुश्किल थी, लेकिन फिर भी दुनिया बिल्कुल डिस्कनेक्टेड नहीं थी। कनेक्शन था जब भी। इस समय दुनिया को कनेक्ट करने का सबसे इंपॉर्टेंट रोल था ट्रेड रूट्स का। इसका ट्रेड रूट्स का। इन ट्रेड रूट्स में सबसे फेमस था, सबको पता, चलो कौन सा? सिल्क रूट। अब एक काम करना आप लोग आज, ठीक है, जैसे ही लेक्चर खत्म होगा ना, आप एक बार गूगल पर सर्च करना सिल्क रूट। ठीक है, उसका भी नया नाम क्या है, चालू है या बंद है। ठीक है। सिल्क रूट्स लैंड और सी रूट्स का एक नेटवर्क था जो एशिया, यूरोप और अफ्रीका को कनेक्ट करता था। किसको? एशिया, यूरोप और अफ्रीका को। इन रूट्स के थ्रू सिल्क, स्पाइस, टेक्सटाइल्स, गोल्ड और सिल्वर जैसे वैल्यूएबल गुड्स का ट्रेड होता था। चाइना से सिल्क यूरोप तक पहुंचती थी। इंडिया से स्पाइसेस मिडिल ईस्ट और यूरोप तक जाती थी। ट्रेड के साथ साथ सिर्फ गुड्स ही नहीं, बल्कि कल्चर, आइडियाज एंड रिलीजन भी स्प्रेड होता था। जैसे कि बुद्धिज्म इंडिया से चाइना, कोरिया और जापान तक फैला। अरब ट्रेडर्स नए क्रॉप्स जैसे डेट्स और सिट्रस फ्रूट्स अलग अलग रीजन्स में ले गए। इस तरह प्री मॉडर्न वर्ल्ड में ग्लोबलाइजेशन स्लो था लेकिन स्ट्रांग था। ये ग्लोबल वर्ल्ड का पहला फेज था। हमने अभी क्या देखा? फर्स्ट फेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। अब हम आते हैं 19वीं सेंचुरी के ग्लोबल वर्ल्ड
पर जो 1815 से 1815 से कहाँ तक 1914 के बीच के पीरियड में था। ये पीरियड ग्लोबलाइजेशन का सबसे इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट माना जाता है। इस समय यूरोप में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, फैक्ट्रीज डेवलप हुई, मशीन्स का यूज होने लगा और मास प्रोडक्शन शुरू हो गया। फैक्ट्रीज को रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ती, जैसे कॉटन, जूट और मिनरल्स। साथ ही उन्हें अपना बना हुआ माल बेचने के लिए नए मार्केट्स भी चाहिए थे। पहले क्या था? रॉ मटेरियल्स। फिर बाद में क्या किया? मैन्युफैक्चर। मैन्युफैक्चर करने के बाद उनको चाहिए था मार्केट, राइट? ये तीन स्टेप देखे हमने। सो इस पीरियड में टेक्नोलॉजी ने भी ग्लोबलाइजेशन बहुत फास्ट बना दिया। स्टीम शिप्स के आने से समुद्र सफर सस्ता और तेज हो गया, राइट? हाँ। रेलवेज। अब रेलवेज बना लो यार, ये चुक 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 चुक। ठीक है। हाँ। रेलवेज के जरिए रॉ मटेरियल्स इजीली पोर्ट्स तक पहुंचने लगा। टेलीग्राफ के जरिए मैसेजेस कुछ ही मिनट्स में एक कंट्री से दूसरी कंट्री तक पहुंचने लगे। इस सेंचुरी में फूड ट्रेड भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। यूरोप की पॉपुलेशन तेज गति से बढ़ रही थी। ठीक है। तो यूरोप है, वहां की पॉपुलेशन है जो कि बढ़ती जा रही थी। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन था फूड इंपोर्ट्स। अब लोग बढ़ रहे हैं, फूड की जो डिमांड है वो क्या होगी? इंक्रीज होगी। तो इसको फुलफिल कहाँ से करेंगे? अपन क्या करेंगे? इम्पोर्ट। भारत भी पहले इम्पोर्ट करता था खाना बहुत सारा, लेकिन यूएस ने उसका गलत फायदा लाइक उठाया। फिर बाद में हम लोगों ने ग्रीन रिवॉल्यूशन लेके आए। ठीक है, याद रखो। यूरोप ने वीट ठीक है, यूरोप ने वीट यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और रशिया से इंपोर्ट करना शुरू किया। इससे यूरोप में फूड प्राइसेस कम हो गए, लेकिन यूरोपियन फार्मर सफर करने लगे। ठीक है। साथ ही लार्ज स्केल फार्मिंग के लिए इंडिजिनस लोगों को उनकी जमीन से हटा दिया गया और एनवायरनमेंट को भी नुकसान पहुंचाया गया। देख रहे हो? Good. ये देखा, ये देखा, ये भी देखा, फिर ये देखा, फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन, नीड फॉर रॉ मटेरियल्स देखा, ये फिर ये टेक्नोलॉजी में देखा। ठीक है, देख रहे हो ना? गुड। चलो, फिर हमने ये भी देखा कैसे एक्सपोर्ट कर रहे थे वगैरह ये सब। ठीक है। सो आप ये देखेंगे इंडेंचर्ड लेबर माइग्रेशन। अब हम बात करते हैं इंडेंचर्ड लेबर माइग्रेशन की। इंडेंचर्ड लेबर का मतलब होता है वर्कर्स को कॉन्ट्रैक्ट पर फॉरेन कंट्रीज भेजना। ब्रिटिश गवर्नमेंट, अब यहाँ की ये जैसे कि ये भारत है, ठीक है। अब भारत के कुछ वर्कर्स हैं, उन्होंने ब्रिटिशर्स ने क्या किया, अलग अलग देश में, अफ्रीका अफ्रीका को भेजा, यूरोप में भेजा, फिर या फिर एक मिडिल ईस्ट में कुछ भेजे, साउथ ईस्ट रीजन में यहाँ से हमारे यहाँ से लेबर्स गए थे। ठीक है। ठीक है, गुड। सो ब्रिटिश गवर्नमेंट और दूसरी कॉलोनियल पावर्स ने इंडिया और चाइना से लेबरर्स को प्लांटेशन और माइंस के लिए भेजना शुरू किया। इंडियन लेबरर्स कैरेबियन, अफ्रीका और साउथ ईस्ट एशिया जैसे रीजन में ले जाए गए। उन्हें शुगर प्लांटेशन, कौन सा प्लांटेशन? शुगर प्लांटेशन, टी गार्डन्स और रबर प्लांटेशन में काम करना पड़ता था। वर्किंग कंडीशन बहुत हार्श होती थी, वेजेस कम थी और काम ज्यादा था। इसके बावजूद इंडेंचर्ड लेबर माइग्रेशन का एक कल्चरल इम्पैक्ट भी था। इंडियन लेबरर्स अपने साथ इंडियन फूड, फेस्टिवल्स, लैंग्वेज और ट्रेडिशन ले गए। इस तरह इंडियन कल्चर दुनिया के कई पार्ट्स में स्प्रेड हुआ। ठीक है। अब देखेंगे द इंटर वॉर इकोनॉमी 1919 टू 1939। द इंटर वॉर इकोनॉमी एंड ग्रेट डिप्रेशन। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ था? 1914 से 1918। याद है क्या? हाँ, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद यूरोप इकोनॉमिकली वीक हो गया। यूएसए दुनिया का सबसे पावरफुल लीडर बन गया। जर्मनी पर हेवी वॉर कंपनसेशन लगाया गया, जिसकी वजह से उसकी इकोनॉमी कोलैप्स हो गई। 1929 में दुनिया ने ग्रेट डिप्रेशन, एक सेकेंड, क्या देखा? ग्रेट डिप्रेशन की समस्या देखी। ठीक है। अमेरिका का स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया और इसका इफेक्ट पूरी दुनिया पर पड़ा। वर्ल्ड ट्रेड बहुत ज्यादा गिर गया, फैक्ट्रीज बंद हो गई, लोगों की नौकरियां चली गई और अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो गया? बढ़ गया। इंडिया पर भी ग्रेट डिप्रेशन का गहरा असर पड़ा। इंडियन एक्सपोर्ट्स गिर गए, फार्मर्स को अपनी क्रॉप्स का सही प्राइस नहीं मिला और पॉवर्टी बढ़ने लगी। ठीक है।
ये हमने देखा, ये भी हमने देखा। देख रहे हो? अब देखेंगे पोस्ट वर्ल्ड वॉर। पोस्ट वर्ल्ड वॉर। ठीक है, चलो आ जाओ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया ने एक नया इकोनॉमिक सिस्टम बनाया, जिसे ब्रेटन वुड्स, देख सुन रहे हो, ब्रेटन वुड्स, ये रहा, जिसे ब्रेटन वुड्स सिस्टम कहते हैं। इस सिस्टम के अंडर आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक जैसे इंस्टीट्यूशन बनाए गए। इनका एम था वर्ल्ड इकोनॉमी को स्टेबल बनाना और डेवलपमेंट को प्रमोट करना। आखिर में हम ये कह सकते हैं कि ग्लोबलाइजेशन ने दुनिया को कनेक्टेड बनाया, ट्रेड और टेक्नोलॉजी को बढ़ाया, लेकिन साथ ही इनइक्वेलिटी और एक्सप्लॉयटेशन भी लाई। इसलिए ग्लोबलाइजेशन को हमेशा एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों के साथ समझना चाहिए। यही था चैप्टर आपका 4, द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल ट्रेड। ठीक है, थैंक यू गाइस, अगर अच्छा लगा। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम क्लास 10th हिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड कंसेप्चुअल चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। जब भी हम इंडस्ट्रियलाइजेशन का नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में फैक्ट्रीज, मशीन, चिमनीज, रेलवेज और लाउड नॉइसेस आने लगता है। लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन सिर्फ मशीन्स की कहानी नहीं है। ये चैप्टर लोगों की जिंदगी, उनके स्ट्रगल, उनके सपने और उनके लॉस की कहानी है। इंडस्ट्रियलाइजेशन ने दुनिया को मॉडर्न बनाया, लेकिन इस मॉडर्नाइजेशन की प्राइस भी थी। किसी के लिए ये प्रोग्रेस थी, किसी के लिए पॉवर्टी, किसी के लिए जॉब्स, किसी के लिए अनएम्प्लॉयमेंट। इसी बैलेंस को समझाने इस चैप्टर का मेन एम है। इस चैप्टर में हम देखेंगे इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले दुनिया कैसे काम करती थी, ब्रिटेन का इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का सेंटर कैसे बना, वर्कर्स और वुमेन की लाइफ कैसे चेंज हुई, और इंडिया जैसे कॉलोनीज पर इंडस्ट्रियलाइजेशन का क्या इफेक्ट पड़ा। सो विल स्टार्ट विद यहाँ पर से। पहला क्या है, सबसे पहले व्हाट इज इंडस्ट्रियलाइजेशन। सबसे पहले हम इंडस्ट्रियलाइजेशन का मीनिंग समझते हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब होता है प्रोडक्शन का शिफ्ट होना फ्रॉम हैंडमेड गुड्स टू मशीन मेड गुड्स। कहाँ से? हैंडमेड गुड्स टू मशीन मेड गुड्स। ठीक है। इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले चीजें ज्यादातर हाथ से बनती थी, जैसे कि कपड़े, टूल्स, यूटेंसिल्स सब आर्टिजन्स और कार्ट्समैन बनाते थे। सो बेसिकली अगर हाथ से बन रही चीजें तो क्या होगा, प्रोडक्शन लो था। और जो क्वांटिटी उस समय की थी वो लिमिटेड थी, और प्राइस, जैसे कि क्वांटिटी कम है, ठीक है, तो पैसा भी ज्यादा सबके पास है सेम उसको मांगने के, तो उसका प्राइस ऑटोमेटिकली हाई हो जाता था। मैं क्या कह रहा हूँ, प्रोडक्शन स्लो था, क्वांटिटी लिमिटेड थी, और जो प्राइस था दैट वाज टू हाई। ठीक है। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद मशीन इंट्रोड्यूस हुई। क्या क्या इंट्रोड्यूस हुई? मशीन इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद मशीन इंट्रोड्यूस हुई, फैक्ट्रीज बनाई, स्टीम पावर और कोल यूज हुआ, और मास प्रोडक्शन शुरू हुआ। इसका मतलब ये नहीं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन एक दिन में आ गया, ये एक लॉन्ग प्रोसेस था जो ग्रेजुअली डेवलप हुआ। ठीक है। सो अपन देखेंगे बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन, जिसको बोलते हैं प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है। तो फैक्ट्रीज के आने से पहले यूरोप में एक सिस्टम था जिसे प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन कहा जाता था। इस सिस्टम में फैक्ट्रीज नहीं होती थी, ठीक है, तो प्रोडक्शन विलेजेस में होता था, एंड मर्चेंट्स शहरों से रॉ मटेरियल्स लाते थे और गांव के आर्टिशंस को देते थे। क्या करते थे, अब ये देख, रॉ मटेरियल, ठीक है, ये कहाँ से लाते थे? अर्बन एरिया मतलब सिटी से। फिर यहाँ से सामान ले गए, कहाँ ले आते थे? रूरल एरियाज। तो रूरल एरियाज से क्या करते थे, यहाँ से आर्टिशियंस को देते थे, फिर आर्टिशियंस इस चीज को बनाते थे। समझ रहे हो? तो अब जो आर्टिशियंस थे अपने घर या छोटी वर्कशॉप में काम करते थे। सबसे ज्यादा डेवलपमेंट टेक्सटाइल इंडस्ट्री में हुआ। कॉटन और वुलन कपड़े इस सिस्टम के थ्रू बनते थे। क्या क्या बनते थे? समझ आ रहा है कि कुछ? हाँ। तो इस सिस्टम के कई फायदे थे। फार्मर्स को एक्स्ट्रा इनकम मिलती थी और मर्चेंट्स को गुड्स भी मिलते थे। लेकिन जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ी, डिमांड बढ़ी। क्या बढ़ी? डिमांड।
और मार्केट क्या हुआ? एक्सपांड हुआ। क्या हुआ? एक्सपैंड हुआ। सो प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन सिस्टम इनसफिशिएंट हो गया। इसी लिमिटेशन ने फैक्ट्रीज के आइडिया को जन्म दिया। क्या समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ? मान लो पहले 10 लोग थे, तो 10 लोग थे तो चलो मैं हाथ से बना दूंगा। ठीक है, अब धीरे धीरे कैसा हो रहा है? पॉपुलेशन बढ़ रही है। तो एक टाइम ऐसा आ गया कि मान लो पहले 10 थे तो अब हो गए 100। तो 10 टाइम्स बढ़ गया ना। अब हाथ से तो पॉसिबल है नहीं, तो उसके लिए क्या चाहिए? मशीन्स वगैरह चाहिए, मतलब कि इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या करता है, जो लिमिटेशन है उसको फुलफिल करता है। ठीक है, चलो अब अपन देखेंगे द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन ब्रिटेन। मैप। हाँ। सो ब्रिटेन दुनिया का पहला कंट्री बना जहाँ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन शुरू हुआ। इसके पीछे कई रीजन थे, जैसे ब्रिटेन के पास कोल और आयरन जैसे नेचुरल रिसोर्सेज थे। क्या था ब्रिटेन के पास? कोल और नेचुरल रिसोर्सेज। तो ब्रिटेन के पास कॉलोनीज थी जहां से रॉ मटेरियल मिलता था, और जहां ब्रिटिश गुड्स सेल किया जा सकते, लाइक जा सके। तो ब्रिटेन को, में जो ब्रिटेन का पॉलिटिकल सिस्टम काफी स्टेबल था। ठीक है, और बैंक्स और कैपिटल अवेलेबल था। अब फैक्ट्रीज आपको ओपन करनी है, तो पहले तो क्या है, आपका जो सिस्टम है वहां पर वो स्टेबल होना चाहिए। स्टेबल, चलो ठीक है, फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप, पैसा होना चाहिए। पैसा कहाँ से आएगा? बैंक से। ठीक है। उसके बाद क्या, रॉ मटेरियल भी चाहिए उनको। ठीक है। तो रॉ मटेरियल्स कहाँ से आएगा? कॉलोनीज से आएगा। जबकि कॉलोनीज भारत ये सब है। ठीक है, तो ये सारा फुलफिल कर रहे हैं अपने आप। ठीक है। तो सबसे पहले कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री डेवलप हुई। कॉटन इंडस्ट्री में कई इंपॉर्टेंट इन्वेंशन हुई, जैसे फ्लाइंग शटल, स्पिनिंग जेनी, वाटर फ्रेम, पावर लूम। इन मशीन ने प्रोडक्शन को बहुत फास्ट और चीप बना दिया। तो हैंडलूम वीवर्स compete नहीं कर पा रहे, और धीरे धीरे अनएम्प्लॉयड होने लगे। सही है ना? मशीन अभी भी कैसा हो रहा है, मशीन आ रही है, लोगों की जॉब जा रही है। अब जैसे एआई आ रहा है तो ऐसा कह रहे हैं और कह भी नहीं रहे। लाइक क्या कह रहे हैं कि एआई आने से आपकी जॉब जा सकती है, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं जा सकती, लेकिन हाँ बड़े पे की लाइक देखे जाएंगे तो काफी जॉब्स जा रही है। ठीक है। हाँ। फिर इन मशीन ने प्रोडक्शन फास्ट कर दिया, राइट? फिर जो वीवर्स थे, हैंडलूम वीवर्स, वो compete नहीं कर पा रहे थे, वो क्या होने लगे? अनएम्प्लॉयड होने लग गए। ठीक है। हाँ। तो फैक्ट्रीज के ग्रोथ के साथ एक नया क्लास डेवलप हुआ, जिसमें हम वर्किंग क्लास कहते हैं, जिसे हम वर्किंग क्लास कहते हैं। ठीक है। गुड। फिर लाइफ ऑफ वर्कर्स, क्या देखेंगे हम? लाइफ ऑफ वर्कर। देखो, फैक्ट्रीज में काम करना वर्कर्स के लिए बहुत मुश्किल था। जो वर्किंग आवर्स थे वो थे 12 आवर्स के। कितने? 12 आवर्स। वेजेस बहुत ही कम थी। फैक्ट्रीज अनसेफ होती थी। वुमेन और चिल्ड्रन से भी काम करवाया जाता था, क्योंकि उन्हें कम वेजेस देनी पड़ती थी। अब अभी भी कैसा होता है, कोई मेल है, कोई फीमेल है, और एक कोई बच्चा है, आई मीन 14 15 ईयर्स का। ठीक है, तो जो मेल है उसकी जो वेज है, वेज मतलब पगार, वो ज्यादा है कंपेयर टू फीमेल। उसको लेट्स सपोज इसको 650 रुपीज या 500 रुपीज देते हैं, फीमेल को उसका हाफ ही देंगे, 325। और इसको तो और कम देंगे, 200 रुपये। ऐसा रहता है, तो करके इनसे भी बहुत काम कराया जाता है, इनके बराबर काम कराया जाता है। ठीक है। लेकिन अनसेफ था काफी उस समय। ठीक है। सो सिटीज ओवर क्राउडेड हो गई, स्लम्स डेवलप हुए, डिजीजेस स्प्रेड हुए। अब स्लम्स कैसे होते हैं? अभी जैसे गांव से एकदम से लोग आ जाते हैं। ठीक है। गांव से मतलब प्लान नहीं रहता, जॉब्स नहीं रहती, जॉब की सर्च में आते हैं काफी लोग, काफी टाइम स्ट्रगल में निकल जाता है, तो वो क्या करते हैं, छोटा सा जैसे पतरे का या किसी कपड़े का घर साइड में बना देते हैं, सिटी की लाइक साइड में कहीं, तो उसको धीरे धीरे स्लम्स में क्रिएट हो जाता है। ठीक है। हाँ। तो वर्कर्स के पास कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं थी। अगर फैक्ट्री बंद हो गई तो वर्कर्स तुरंत अनएम्प्लॉयड हो जाते थे। इन्हीं प्रॉब्लम्स की वजह से लेबर मूवमेंट्स क्या हुए? लेबर मूवमेंट्स, फिर ट्रेड यूनियंस और फैक्ट्रीज लॉ डेवलप हुए। फिर हम पढ़ेंगे इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द कॉलोनीज। ठीक है, भारत के अंदर। इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन का एक्सपीरियंस बिल्कुल अलग था। ब्रिटिश रूल के दौरान इंडिया को इंडस्ट्रियलाइज नहीं किया गया, बल्कि एक्सप्लॉइट किया गया। इसलिए हमारे यहाँ पर इंडस्ट्रीज नहीं है, क्योंकि अभी तक जितने बार इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया है, हम उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाए, क्योंकि हम लोग कॉलोनाइज थे। ठीक है। सो इंडिया को रॉ मटेरियल सप्लाईज और ब्रिटिश गुड्स के मार्केट के रूप में यूज किया गया। इंडियन कॉटन ब्रिटेन भेजा गया, और वहां मशीन मेड कॉटन क्लॉथ बनाकर इंडिया में बेचा गया। इससे इंडियन जो हैंडलूम इंडस्ट्री ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय हो गई। वीवर्स अनएम्प्लॉयड हो गए और पॉवर्टी बढ़ गई।
19वीं सेंचुरी के एंड तक कुछ मॉडर्न इंडस्ट्रीज इंडिया में डेवलप हुई, जैसे कॉटन मिल्स इन बॉम्बे, जूट मिल्स इन बंगाल। कहाँ देखो, याद रखो, कॉटन मिल्स कहाँ बनी भैया? राइट, बॉम्बे में। सुन रहे हो ना? फिर बाद में जूट मिल्स कहाँ बनी? बंगाल में। ठीक है। लेकिन ये इंडस्ट्रीज भी ब्रिटिश इंटरेस्ट के कंट्रोल में थी। ठीक। आ रही समझ बात क्या कह रहा हूँ मैं? चलो, फिर अपन देखेंगे क्या है वुमेन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। सो इंडस्ट्रियलाइजेशन का इम्पैक्ट वुमेन पर भी पड़ा। वर्किंग क्लास वुमेन फैक्ट्रीज में काम करती थी, लेकिन उन्हें बहुत कम वेजेस मिलती थी। और जो मिडिल क्लास वुमेन को फैक्ट्रीज में काम करना सोशली अनएक्सेप्टेबल माना जाता था, उन्हें हाउसवाइफ के रोल तक रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया। इस तरह इंडस्ट्रियलाइजेशन ने जेंडर रोल्स को भी डिफाइन किया। देख रहे हो कहाँ से क्या आ रहा है। चलो फिर आखिर में अपना वही नॉर्मल कंक्लूजन सुनो अच्छे से। इंडस्ट्रियलाइजेशन एक डबल एज स्वॉर्ड था। ठीक है। इसने दुनिया को मॉडर्न बनाया, लेकिन साथ ही इनइक्वालिटी, एक्सप्लॉयटेशन और सफरिंग भी लाई। द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन हमें ये सिखाता है कि डेवलपमेंट सिर्फ मशीन्स और प्रॉफिट से नहीं होता, बल्कि ह्यूमन वेलफेयर भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, इसलिए हमारा जो नेशन है वेलफेयरिज्म पे काफी फोकस करता है। इस पे वेलफेयरिज्म। ठीक है। उसके बाद क्या कुछ बचा है क्या? कुछ नहीं बचा, एक बार रिवाइज कर लेंगे जल्दी से। एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, इसका मतलब प्रोडक्शन शिफ्ट, हैंड शिफ्ट से मशीन तक गया। फिर मशीन फैक्ट्रीज आई, पावर, कोल और स्टीम, फिर मास प्रोडक्शन होना चालू हो गया। फिर बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन को बोलते हैं प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन, प्रोडक्शन बिफोर इंडस्ट्रीज इन विलेज एंड होम्स, मर्चेंट्स गिव रॉ मटेरियल्स टू आर्टिसंस प्रोड्यूस गुड्स, स्मॉल वर्कशॉप्स मोस्टली टेक्सटाइल्स। फिर देखा इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ब्रिटेन, कंडीशन फॉर ब्रिटेन, विलेज एंड स्टेबल गवर्नमेंट, फर्स्ट इन्वेंशन फ्लाइंग शटल, स्पिनिंग जेनी, पावर लूम। फिर इंडस्ट्री मोस्टली टेक्सटाइल थी। डिसएडवांटेज क्या था? लिमिटेड प्रोडक्शन था। फिर क्या हुआ? ट्रेड यूनियंस बनी कहाँ? भारत के अंदर। इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द कॉलोनीज इंडिया, ब्रिटिश रूल रॉ मटेरियल सप्लायर के रोल में देख ले भारत को। हैंडलूम इंडस्ट्री, चीप ब्रिटिश गुड फ्लडेड द इंडियन मार्केट। जैसे हमारे जो वीवर्स थे उनका पूरा खराब हो गया और वो अनएम्प्लॉयड हो गए। तो लेट 1800s तक मॉडर्न इंडस्ट्रीज आ गई ब्रिटिश के इंटरेस्ट के हिसाब से। ठीक है, उन्होंने हमारा डेवलपमेंट होने नहीं दिया। फिर देखा इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द कॉलोनीज, ये हमने देखना है। हाँ, तो इन इंडिया ब्रिटिश रूल रॉ मटेरियल सप्लाई के रूप में देख रहे थे, ये हमने देख लिया। सो बेसिकली while industrialization brought progress and innovation, it also created inequality, poor working condition and the exploitation of colonies. So हमने कुछ कुछ कीवर्ड देखे, ये आया, कॉटन मिल्स, ट्रेड यूनियंस, कोलिशन। तो यहाँ पर हमारा ये वाला चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। अगर अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट बॉक्स में बताओ। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम क्लास 10th हिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। आज हम जिस दुनिया में रहते हैं, वहाँ बुक्स, न्यूज़पेपर, मैगजीन, पोस्टर्स, पैम्पलेट्स और डिजिटल कंटेंट हर जगह मौजूद है। आज इंफॉर्मेशन एक सेकंड में मोबाइल स्क्रीन पर आ जाती है। लेकिन क्या ऐसा हमेशा से था? क्या पहले भी लोग इतना इजीली पढ़ सकते थे, लिख सकते थे और अपने आइडिया शेयर कर सकते थे? इस चैप्टर में हम ये समझने वाले हैं कि प्रिंटिंग का इन्वेंशन कैसे हुआ, इसने सोसाइटी को कैसे चेंज किया और कैसे प्रिंट कल्चर ने मॉडर्न वर्ल्ड को शेप किया। प्रिंट कल्चर ने सिर्फ नॉलेज को स्प्रेड नहीं किया, बल्कि पावर को चैलेंज किया। इसको पावर को चैलेंज क्या किया? चैलेंज किया। उसके बाद रिलीजियस ऑथोरिटी को क्वेश्चन किया और नेशनलिज्म और फ्रीडम मूवमेंट को स्ट्रांग बनाया। ठीक है। ये चैप्टर हमें बताता है कि एक सिंपल सी मशीन यानी प्रिंटिंग प्रेस कैसे दुनिया बदल सकती है। ठीक है। प्रिंटिंग कल्चर का मीनिंग, सबसे पहले हम समझते हैं कि प्रिंटिंग कल्चर का मतलब क्या होता है। प्रिंटिंग कल्चर का मतलब होता है प्रिंटेड मटेरियल्स के को
प्रिंटेड मटेरियल का लार्ज स्केल प्रोडक्शन और यूज। इसमें बुक्स, न्यूज़पेपर, मैगजीन, पैम्पलेट, पोस्टर्स, लीफलेट्स शामिल होता है। प्रिंट कल्चर से पहले नॉलेज लिमिटेड थी। बुक्स हैंड रिटन होती थी, जो बहुत महंगी होती थी और सिर्फ रिच लोग या रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस ही अफोर्ड कर पाते थे। आम आदमी के लिए पढ़ना मुश्किल था। प्रिंटिंग के आने के बाद नॉलेज डेमोक्रेटाइज हो गई। क्या हो गई? डेमोक्रेटाइज हो गई। आम लोग भी पढ़ने लगे, लिखने लगे और अपने अपनी राय बनाना शुरू कर दी। तो इससे क्या हुआ? लोगों के पीओवी आ गए, पॉइंट ऑफ व्यू, उनका खुद का एक ओपिनियन आ गया। ठीक है, आ रही है समझ बात? आ रही है समझ? चलो, सबने क्या समझा? ठीक है। सो इसीलिए प्रिंट कल्चर को मॉडर्न वर्ल्ड की फाउंडेशन माना जाता है। तो अपन देखेंगे फर्स्ट प्रिंटेड बुक कहाँ पर? ईस्ट एशिया में। प्रिंटिंग का इन्वेंशन यूरोप में नहीं बल्कि ईस्ट एशिया में हुआ। चाइना में सबसे पहले वर्ड ब्लॉक प्रिंटिंग का यूज किया गया। इसका वुड ब्लॉक, ना कि वर्ड ब्लॉक, सॉरी। पहला क्या है? वुड ब्लॉक। ठीक है। सो इस टेक्निक में वुडन ब्लॉक्स पर टेक्स्ट कार्व किया जाता था और फिर उन्हें इंक के साथ पेपर में प्रेस किया जाता था। चाइना में पहले प्रिंटेड बुक्स ज्यादातर बुद्धिस्ट टेक्स्ट थे। कौन से थे? बुद्धिस्ट टेक्स्ट। ठीक है। प्रिंटिंग का यूज सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए भी होने लगा, क्योंकि चाइना में ब्यूरोक्रेसी स्ट्रांग थी, इसलिए बुक्स की डिमांड भी ज्यादा थी। जापान में बुद्धिस्ट मिशनरीज ने प्रिंटिंग को पॉपुलर बनाया। कोरिया में मेटल मूवेबल टाइप का इन्वेंशन हुआ, जो यूरोप के इन्वेंशन से पहले का था। लेकिन ईस्ट एशिया में प्रिंटिंग स्लो और एक्सपेंसिव थी, इसलिए प्रिंट कल्चर इलाइट लोगों तक ही लिमिटेड था। ठीक है, गुड। तो देखेंगे प्रिंटिंग प्रेस इन यूरोप। 15th सेंचुरी में यूरोप में एक बहुत बड़ा चेंज आया। जर्मनी के जोनेस गुटेनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस इन्वेंट किया। किसने किया भाई? ये नाम याद रखो, सिर्फ पेपर में नहीं, आगे भी काफी काम आएगा। किसने प्रिंटिंग प्रेस बनाया? जोनेस गुटेनबर्ग। ठीक है, ठीक है। उन्होंने मूवेबल मेटल टाइप का यूज किया, जिससे प्रिंटिंग फास्ट और चीप हो गई। इस इन्वेंशन के बाद बुक्स लार्ज क्वांटिटी में प्रिंट होने लगी। पहले एक बुक बनाने में महीना लगता था, लेकिन प्रिंटिंग प्रेस के बाद हजारों कॉपीज बन सकती थी। यूरोप में सबसे पहले बाइबल प्रिंट हुआ। क्या प्रिंट हुआ? बाइबल प्रिंट हुआ। इसके बाद रिलीजियस बुक्स, टेक्स्ट बुक्स, साइंटिफिक राइटिंग्स और लिटरेचर प्रिंट होने लगे। प्रिंटिंग प्रेस ने लिटरेसी को बढ़ाया और लोगों में पढ़ने की क्या दी? हैबिट दी। क्या किया? पढ़ने की हैबिट डेवलप की। आ रहा है ना समझ? आना ही चाहिए। चलो, सो उसके बाद क्या है? क्या है? चलो, प्रिंट एंड द रिफॉर्मेशन। देखो, सो प्रिंटिंग प्रेस ने रिलीजियस की फील्ड में एक रिवॉल्यूशन ला दिया। यूरोप में चर्च बहुत पावरफुल था और लोगों के रिलीजियस लाइफ पर कंट्रोल करता था। मार्टिन लूथर ने चर्च के करप्शन के अगेंस्ट अपने आइडियाज प्रिंट के थ्रू स्प्रेड किए। उनके पैम्पलेट्स और बुक्स ने लोगों को चर्च के अगेंस्ट सोचने पर मजबूर कर दिया। प्रिंटिंग प्रेस की वजह से लोग बाइबल अपनी लैंग्वेज में पढ़ने लगे। अब लोग चर्च पर ब्लाइंड फेथ रखने की बजाय क्वेश्चन पूछने लगे। क्या पूछने लगे? क्वेश्चन पूछने लगे। इसी मूवमेंट को रिफॉर्मेशन मूवमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा पार्टी? रिफॉर्मेशन मूवमेंट। ठीक है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद क्या अपना? रीडिंग मेनिया। सो 18th सेंचुरी 18th सेंचुरी तक यूरोप में एक नया ट्रेंड डेवलप हुआ, जिससे रीडिंग मेनिया कहते हैं। लोग बुक्स को सिर्फ रिलीजियस पर्पस के लिए नहीं बल्कि एंटरटेनमेंट और नॉलेज के लिए भी पढ़ने लगे। नॉवेल्स, न्यूज़पेपर, मैगजीन पॉपुलर होने लगे। लाइब्रेरीज खुलने लगी। वुमेन और चिल्ड्रन के लिए स्पेशल बुक्स लिखने जाने लगी। लिटरेसी रेट बढ़ने लगा और सोसाइटी में नए आइडिया सर्कुलेट होने लगे। प्रिंट कल्चर ने लोगों की सोच को और ज्यादा क्रिटिकल बना दिया। फिर आया फियर ऑफ प्रिंट। ठीक है, ठीक है, ठीक है। जहां प्रिंट कल्चर ने फ्रीडम दिया, वहीं कुछ लोगों को इसका डर भी था। ऑथोरिटीज ऑथोरिटीज
को लगता था कि प्रिंट कल्चर लोगों को रेबेलियस बना रहा है। क्या बना रहा है? रेबेलियस बना रहा है। इसलिए सेंसरशिप क्या लाया? सेंसरशिप लॉज बनाए गए। राइटर्स और पब्लिशर्स को कंट्रोल करने की कोशिश की गई, लेकिन आइडियाज को रोका नहीं जा सकता। प्रिंट कल्चर इन इंडिया, क्या देखेंगे? प्रिंट कल्चर इन इंडिया। इंडिया में प्रिंटिंग प्रेस ब्रिटिश रूल के दौरान आया। सबसे पहले पोर्तुगीज मिशनरीज ने गोवा में प्रिंटिंग प्रेस लगाई। कहाँ लगाई? भारत में गोवा में लगाई। पहले प्रिंटेड बुक्स तमिल और मलयालम में थी। किसमें थी? तमिल और मलयालम में। ठीक है। हाँ ठीक है, गुड। आ गया समझ? आ गया। सो 19th सेंचुरी में इंडियन लैंग्वेजेस में न्यूज़पेपर और बुक्स प्रिंट होने लगी। अपने राजा राम मोहन रॉय जैसे रिफॉर्मर्स ने प्रिंट का यूज सोशल इवल जैसे सती और कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट किया। प्रिंट कल्चर ने नेशनलिज्म को स्ट्रांग बनाया। क्या बनाया? स्ट्रांग बनाया। आ रहा है समझ? गुड। सो न्यूज़पेपर ने फ्रीडम स्ट्रगल के आइडियाज को स्प्रेड किया। गांधी जी ने यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन जैसे न्यूज़पेपर के थ्रू लोगों को इंस्पायर किया। ठीक है, गुड। इसके बाद क्या है? अगला क्या है? सेंसरशिप एंड नेशनलिज्म। सेंसरशिप एंड नेशनलिज्म। सो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडियन प्रेस को कंट्रोल करने के लिए स्ट्रिक्ट लॉज बनाए, जैसे कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जैसे लॉज के थ्रू इंडियन न्यूज़पेपर को सप्रेस किया गया। इसके बावजूद इंडियन जर्नलिस्ट और राइटर्स ने सेंसरशिप को चैलेंज किया। प्रिंट कल्चर ने लोगों को पॉलिटिकली अवेयर बनाया और फ्रीडम स्ट्रगल को मास मूवमेंट बनाया। ठीक है, कुछ आ रहा है समझ? क्या पढ़ा है अभी तक? आ रहा है, चलो सुनो आखिरी में क्या है कंक्लूजन। सो प्रिंट कल्चर ने मॉडर्न वर्ल्ड को शेप किया। इसने नॉलेज को स्प्रेड किया, ऑथोरिटी को चैलेंज किया और आम लोगों को क्या दी? आवाज दी। देख रहे हो? सो प्रिंटिंग प्रेस सिर्फ एक मशीन नहीं थी, बल्कि एक रिवॉल्यूशन थी। आज हम जो फ्री स्पीचेस और अवेयरनेस देखते हैं, उसकी रूट्स प्रिंट कल्चर में ही छुपी हुई है। इसी के साथ हम प्रिंट कल्चर एट द नेशनल मॉडर्न वर्ल्ड चैप्टर कंप्लीट करते हैं। चलो, क्या करना है आखिर में? लाइक, सब्सक्राइब और शेयर। चाहिए तो कुछ कमेंट कर देना। चलो, थैंक यू गाइस।